डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल DSP फिजिक्स में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप समझाऊंगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट एग्जाम एंड जेईई मेंस एग्जाम। ये बहुत आता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, तो आज हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक सर्कुलर करंट लूप की वजह से, और कहाँ निकालना है वो हमें निकालना है एक्सिस पे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैं सेंटर पर मैंने निकालना आपको बताया था, किस तरह से हम सेंटर पर कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। आज हम एक्सिस पर निकालेंगे, किसी सर्कुलर करंट लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों कुछ आपको कंसेप्ट का जानना जरूरी है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से। ये मान लीजिए मेरे सामने एक लूप है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। ये एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस जो है बच्चों वो है r। इसका सेंटर हो गया ये O। ठीक है, आपको एज्यूम करना है ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको ये रिंग ऐसे दिखाई दे रही है, ये लूप ऐसे दिखाई दे रहा है। दरअसल वो लूप कुछ इस टाइप का है, आपको इमेजिन करनी पड़ेगा। ठीक है, अब हमें इसी की एक्सिस पर, यानी अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम कैसे दिखाएं आप लोगों को। तो हमने क्या बोला कि इसी की एक्सिस पर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है हमारा P। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेट करना है, और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली x है। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले एक सर्कुलर लूप माना। ये सर्कुलर लूप हो गया जिसकी खुद की रेडियस कितनी थी r, और O पॉइंट जो था वो उस लूप का सेंटर है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पर। ठीक है, तो इसके लिए अभी तो मैग्नेटिक फील्ड कोई बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें भी मैंने कोई करंट दिखाई नहीं है। मान लीजिए इसमें ये करंट I दौड़ रही है कुछ इस टाइप से, ये करंट तुम्हारी I, यानी I करंट जो है वो क्लॉकवाइज इसमें रन कर रही है। ठीक है, I करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब बच्चों, आप लोगों को पता है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर में अगर कोई करंट फ्लो हो रही है, कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, उसके लिए एक महान साइंटिस्ट थे बायो-सैवर्ट लॉ। तो हमें यहाँ पर हेल्प लेनी होगी बायो-सैवर्ट लॉ की। वो यही बोलते हैं कि हम पूरे वायर की वजह से, पूरे लूप की वजह से तो नहीं बता पाएंगे, हमें इसके लिए एक लाइन सेगमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं अल्पांश। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जो अल्पांश लेते हैं वो करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। तो हमने क्या काम किया, इस करंट की ही डायरेक्शन में मैंने ये अल्पांश एज्यूम कर लिया। ये करंट की डायरेक्शन में ये मेरा अल्पांश है, ये छोटा सा अल्पांश जिसकी डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ है dl। क्योंकि आप देखिए, इमेजिन कीजिए करंट आपका इस तरह से रन कर रहा है, तो dl वेक्टर भी कुछ आपका इसी तरह का होगा, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, तो ये मैंने dl एज्यूम कर लिया। अब देखा मैंने dl की P से पॉइंट तक की जो दूरी है, dl से P तक की जो डिस्टेंस है, वो मैंने देखा वो निकल के आ रही है मान लीजिए r। ठीक है, वो मैंने देखा वो डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है r। अब बच्चों, आप लोगों को एक कंसेप्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि इस डेरिवेशन में यूज़ होंगे। मान लीजिए अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं a एंड b, और अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी a क्रॉस b करते हैं, तो उसका आंसर b वेक्टर फॉर्म में आएगा। मान लीजिए ये आंसर आता है c। तो अब ये बात दिमाग में रखना आप लोग कि जो c की डायरेक्शन होती है वो एक तो a की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहेगी, और c की ही डायरेक्शन जो रहेगी वो b की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो उनका जो भी आंसर आएगा उस आंसर की जो डायरेक्शन होगी दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। ये बात आप दिमाग में रखना। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट तो आपके सामने यही है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो dl की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनना है P पॉइंट पर, वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो अब आप देखिए पहले कि dl की वजह से p पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो वो से मैं बोलूँगा db, या आप इसे ऐसे लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl, dl की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसको मैंने बोल दिया dB, ठीक है, ये मैंने बोल दिया dB। और ये कितना बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है r, यानी r का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ थीटा होता है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r वेक्टर, तो dl और r वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अब आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा और अब आपको ये देखना पड़ेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सबसे पहले आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए कि इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो होगा कितना और उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो हमने इसके लिए क्या काम करना है, वी हैव टू यूज़ राइट हैंड थंब रूल। अपने राइट हैंड के थंब को लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने करंट की डायरेक्शन में क्या रखा है, अपने थंब को रखा है, ये थंब रखा मैंने, अपनी फिंगर को मैंने फैला लिया, उस पॉइंट तक फैला लिया जिस पॉइंट तक मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मुझे निकालना है इस P पॉइंट तक, तो मैंने P पॉइंट तक अपनी फिंगर को फैला लिया। उसके बाद अपनी उंगलियों को मैंने कर्ल करना स्टार्ट किया। तो ये कर्ल करने से मैं देख रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस साइड में आ रही है, ये निकल के आया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप जरा फिर से एज्यूम कीजिए, ये देखिए ये dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये देखिए राइट हैंड के थंब को रखना है, केवल राइट हैंड के थंब को रखना है आप लोगों को। राइट हैंड को थंब को रखा आपने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और अपनी फिंगर को फैला लिया और P पॉइंट तक, क्योंकि P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो P पॉइंट तक हम ले गए। तो P पॉइंट अपनी उंगलियों को कर्ल करो तो ये कुछ इस तरफ से आ रहा है, देखिए, ठीक है। एक्चुअल में बच्चों आपको पता होगा बायो ये तरीका है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये तरीका नहीं है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, लेकिन इसके अलावा जो एक्चुअल तरीका है आप वेक्टर फॉर्म से देख सकते हैं। बायो सेवर्ट ने अपना वेक्टर फॉर्म भी दिया हुआ है, जो होता है कि जैसे कि dB इक्वल टू हम निकालते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन r की पावर 3। तो ये एक वेक्टर फॉर्म है, यानी जो dl क्रॉस r की dB जो है वो dl क्रॉस r पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो dB की डायरेक्शन होगी वो dl और r की डायरेक्शन होगी। इस हिसाब से आप जो निकाल सकते हो यहाँ पे जो dB की डायरेक्शन होगी बच्चों वो एक तो परपेंडिकुलर होगी dl के और dB शुड बी परपेंडिकुलर टू r, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कंसेप्ट समझाया हुआ है। तो ये जो dB की डायरेक्शन है एक तो dl के लंबवत होगी और ये dB की जो डायरेक्शन है वो r के भी लंबवत होगी। तो अब आप देखिए ये जो dB है इस r के लंबवत है, इसका मतलब ये जो एंगल बना आपका 90 डिग्री बना, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और dB की डायरेक्शन dl के भी लंबवत है, तो यस dB इस dl के भी लंबवत है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। और ये जो एंगल रहेगा dl और r के बीच का जो कि मुझे अब यहाँ यूज़ करना है वो भी रहेगा तुम्हारा 90 डिग्री। वो कितना रहेगा 90 डिग्री। आपको एज्यूम करना पड़ेगा दिस वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर आपका नीचे की तरफ, तो तीनों जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है, dl r और dB। तो कहने का मतलब ये है कि जो dB की डायरेक्शन है वो dl और r दोनों के ही लंबवत होगी। इस हिसाब से बच्चों ये एंगल हो जाता है 90 डिग्री। तो इस वाले इक्वेशन में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर dl एंड वेक्टर r। ये वेक्टर dl और वेक्टर r इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। जरा पुट कर दीजिए तो dB इज इक्वल टू कितना निकल के आता है, dB इज इक्वल टू निकल के आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर निकल के आता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज साइन 90 कितना हो गया है आपके सामने 1, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसको दे दीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1।
अब आप लोग देखिए, अब मुझे पूरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पूरी होल रिंग की वजह से कैसे निकालूंगा मैं? तो मैंने एक काम किया कि करंट की ही डायरेक्शन में एक और वेक्टर मान लिया dl। मान लीजिए इस बार एक और dl वेक्टर है, वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ये dl, ये रहा, जिधर करंट उधर ही तुम्हारा dl। अब आप dl की वजह से चेक करेंगे इस p पॉइंट पर, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्री की वजह से, जैसे इसकी वजह से ये आ रहा है, क्योंकि मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट मैंने dl माना हुआ है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, यानी dB जो आएगा वो इस तरफ आएगा, क्योंकि इस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बनना है, तो इस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर बनेगा। सिमेट्री की वजह से देखिए, ये जो dl है इसके और p पॉइंट तक की दूरी r है। अच्छा, ये जो dB था, ये जो dB है और ये जो वेक्टर r है, इसके बीच का एंगल 90। इसी प्रकार ये जो dB है और ये जो वेक्टर है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया आपके सामने? ये भी हो गया आपका 90 डिग्री। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताइए। मान लीजिए ये एंगल जो बनना है वो थीटा है, तो सिमिलरली ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? थीटा। डायग्राम में थोड़ा हौच पौच हो रहा है, आप लोग इसको जूम करके थोड़ा सा पहले इसको रिवर्स बैक करके आप इसको फिर से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए भाई, इस P पॉइंट पर dB की कितनी डायरेक्शन बन रही है। अब इसकी ज़रा मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ, थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये मेरा पॉइंट P, ये मेरा एंगल dB वर्टिकल के साथ में, मुझे ये एंगल पता नहीं कितना है। अच्छा, इधर तुम्हारा ये जो एंगल आ रहा है ये हो गया थीटा, सॉरी ये एंगल अभी इसके पास में आ रहा है, ये वेक्टर है r, ये हो गया थीटा। सिमिलरली इधर एक वेक्टर जा रहा है r और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में फिर से ये हो गया थीटा, और इसके बाद एक वेक्टर ये हो गया dB और ये हो गया आपका dB। तो बच्चों मुझे वर्टिकल के साथ में एक्चुअल में मुझे ये एंगल चाहिए, दिस एंगल, ये इन एंगलों की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अब मैंने क्या काम करना है, अब ध्यान से समझना। मुझे ये एंगल कैसे निकालूं? देखो, मुझे dB और r के बीच का एंगल पता है, ये टोटल एंगल कितना है मेरे सामने? 90। इस पूरे 90 में से अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो बचेगा ये वाला एंगल, ये निकल के आएगा मेरा 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। इसको समझिए, ये कितना निकल के आया? 90 माइनस 2 थीटा। अब मुझे ये एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, और इसको मान लीजिए आप x मान लीजिए, तीनों का सम 90 के इक्वल होगा। यानी कि ऐसे कैसे करना है मुझे? ये थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस x, ये सब 90 के इक्वल होगा। 90 से 90 कैंसिल आउट हुआ, माइनस थीटा प्लस x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ गया आपका थीटा। यानी ये बच्चों, ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके सामने? थीटा। इसी प्रकार आप इसको भी देखेंगे, आप इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये भी एंगल आएगा थीटा, ड्यू टू सिमेट्री। जैसे ये सिमेट्री इधर फॉलो हो रही है इस मीन एक्सिस की नीचे की ओर, इसी प्रकार ऊपर की ओर देखेंगे ये एंगल थीटा निकल के आएगा। यानी dB वर्टिकल के साथ में किसी एंगल पर है, इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे। इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे dB cos थीटा, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, और इस डायरेक्शन में आएगा dB sin थीटा, ठीक है। इसी प्रकार इसको ब्रेक करेंगे dB को, तो एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ निकल के आएगा जिसको मैं बोलूँगा dB cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड में आएगा dB sin थीटा। अब देखिए, इस रिंग में जितने भी dB cos थीटा बन रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इनकी डायरेक्शन dB cos थीटा, जितने भी dB cos थीटा बनेंगे वो सब अपोजिट वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए चलेंगे। भाई यहाँ मैंने dl माना, इसकी वजह से dB cos थीटा जो कंपोनेंट है वो इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ का जो dl है, इसका जो dB cos थीटा है वो ऊपर की ओर आ रहा है, इसका नीचे की ओर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसी प्रकार dl जरूरी नहीं है कि हम मैं यहाँ पे मानूँ, यहाँ मान के देख लीजिए, इधर मान लीजिए, इधर मान लीजिए, जिधर भी मानेंगे हर बार वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एंगल पर होगा, और उसका जस्ट सामने वाला जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर
दूसरा वाला जो dl वेक्टर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये सब क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनना है वो db sin थीटा की वजह से बनना है। हर बार जितने भी dl हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है इस पॉइंट P पर वो db sin थीटा की वजह से बनना है। यानी कि अब मैं बोल सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू db sin थीटा का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बच्चे ये सोचते हैं कि db sin थीटा 2db sin थीटा हो जाएगा। गलत, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं करना। उस कंडीशन में फिर तो आपको हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ तो मुझे पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है ना, तो पूरी रिंग के इंटीग्रेट करने के लिए क्या काम करूँ मैं, db sin थीटा को ले लूँ मैं, db sin थीटा इसी का मैं इंटीग्रेशन कर दूँ। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल जो इंटीग्रेशन करना है वो db sin थीटा का करना है। यानी टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में मेरा साइन थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर, तो इसके टर्म्स में रख दीजिए। b इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर। इसको सॉल्व करेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, अब आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर जो वेरिएबल होगा लेंथ वाइज चलेगा इंटीग्रेशन, तो डी एल तक करना पड़ेगा। तो b इज इक्वल टू आ गया जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर अपॉन आर की पावर 3 और इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब इंटीग्रेशन dl का करना है केवल, तो लेंथ वाइज कर दीजिए, 0 से l तक कर दीजिए। तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय l। ठीक है, dl का इंटीग्रेशन हो गया l माइनस 0, l ही आएगा। वो तो होल रिंग के लिए दिखाना है, लेंथ वाइज चलना है, आप 0 से l दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर ये आपके सामने इंटीग्रेशन निकल के आया, जो l है वो एक्चुअल में है क्या, वो 2 पाई आर के इक्वल है। जो ये लेंथ है वो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल ही तो है। जरा l की वैल्यू 2 पाई आर पुट कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर अपॉन l। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये काम कीजिए, ये 2 पाई से ये भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो जो और अच्छा रहेगा, 2 पाई से 2 टाइम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर इंटू 2 पाई आर की पावर 3, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, अब जरा इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम आर की पावर 3 का मान निकालते हैं। तो देखो आप जानते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो रहता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि b इज इक्वल टू निकल के आएगा आपके सामने म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3 को कैसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि आर की ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसमें आर का भी तो मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि मैं इन दोनों की वैल्यू लगा रहा हूँ, आर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा 3/2, आर की पावर 3 आर स्क्वायर इंटू आर, तो 1 पावर यहाँ हो गई 1 इंटू 1/2, 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है एक्स डिस्टेंस पर किसी भी करंट कैरिंग लूप में, करंट कैरिंग वायर में, उसके एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो बनता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल N,
कैपिटल N टर्न्स अगर दिए हुए हैं तार के N फेरे हैं, उस कंडीशन में जो B रहेगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो NI r² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2, ये डेरिवेशन निकल के आएगा, म्यू नॉट NI r² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। अब इसी डेरिवेशन में अगर आप x की वैल्यू को 0 कर देते हैं, x को 0 पहुंचा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसके सेंटर पर ही निकाल रहे हैं, जो कि मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ। तो x टेंड टू 0 जरा पुट करके देखिए तब कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो B इज इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट NI r² अपॉन 2, ये हो गया r² की पावर 3/2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, r² प्लस 0 हो गया की पावर 3/2, ये r की पावर 3 बचेगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI r² अपॉन 2 r की पावर 3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट बाय 2 NI अपॉन r। यही डेरिवेशन कराया था मैंने, यही डेरिवेशन कराया था। याद आ रहा हो आप लोगों के इसमें कि जब एक करंट कैरिंग वायर था, इसके हमें सेंटर पर निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि r डिस्टेंस पे था, तो म्यू नॉट NI अपॉन 2r निकल के आता है। तो बच्चों ये था आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ से हम उसके एप्लीकेशन सीखेंगे, कैसे हम सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कैसे हम टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये सब आपको सिखाऊंगा। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।